गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नाइन्थ क्लास के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो हमारा रासायनिक विज्ञान के दोनों चैप्टर हैं, इनके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। चैप्टर 3 है आपका परमाणु एंड अणु, और चैप्टर 4 है आपका परमाणु की संरचना, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि जो परमाणु है वो है क्या। तो अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है। कैसे? हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन होने की आवश्यकता है। पहली कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है इस यूनिवर्स में, अगर उसका कुछ ना कुछ आयतन है और उसने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसका भार है, मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, मास, अगर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और उसका कुछ ना कुछ आयतन है, तो हम उस वस्तु को बोल सकते हैं कि वो पदार्थ है। ठीक है, जो भी वस्तु आप आस पास देख रहे हो वो सब पदार्थ है। ठीक है, जो भी आप देख पा रहे हो अपने आसपास वो सब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ उसने आयतन घेरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं परमाणु। ठीक है, सबसे पहले इस बात को किसने बताया था? सबसे पहले इस बात को बताया था ऋषि कनाद ने। ऋषि कनाद ने बताया था कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसका और ज़्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु बोलते हैं। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स आई, नई डिस्कवरीज हुई, हमको पता चला कि परमाणु को भी 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। मतलब परमाणु भी किसी न किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है। वो 3 चीज़ क्या है? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जिसके ऊपर जो आपका आवेश रहता है, चार्ज रहता है, वो रहता है नेगेटिव। प्रोटॉन जिसके ऊपर जो चार्ज रहता है, आवेश रहता है, वो पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तीनों से मिलके बना हुआ है आपका परमाणु। ठीक है, अब परमाणु की अगर हमको डेफिनेशन लिखने को मिले तो डेफिनेशन इस प्रकार से लिखनी है कि एक परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं। और फिर परमाणु को आप लिख सकते हो कि 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद है कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें, जो हाल फिलहाल में इसका स्ट्रक्चर है विद न्यू डेवलपमेंट, तो सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड, उस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कंसेंट्रिक से सर्कल्स होते हैं। ठीक है, और उन सर्कल्स में, उन कक्षाओं में जो है आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में तो होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर होती हैं 2 चीज़ें। 2 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है आपका न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। और बाहर जो ये कक्षाएं बनी हुई हैं, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घूमते रहते हैं। तो ये बाहर जो कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। और न्यूक्लियस में क्या है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आप परमाणु को पूरी तरह से डिफाइन कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम अब देखें तो जो हमारा रासायनिक संयोजन है, रासायनिक संयोजन का मतलब है कि कोई भी 2 रसायन जब आपस में जुड़ते हैं, उनका संयोजन होता है, तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं।
मतलब नियम बनाए गए हैं का मतलब है कि कुछ उनके नियम है कि ऐसा होता है। जैसे फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, हमने जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया ले ली, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और मिलके बना रहे हैं, ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। इनका कहने का मतलब है कि जो भी इस अभिक्रिया के होने से पहले, मतलब इस पॉइंट से पहले जितना भी आपका द्रव्यमान था, उसके बाद भी उतना ही द्रव्यमान होगा। ना तो वो द्रव्यमान हम नया बना के उसको ऐड कर पाए, न ही क्या किया उसमें से द्रव्यमान कम हुआ, ठीक है। तो द्रव्यमान को ना तो हम सृजन कर सकते हैं उसका, न ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। जैसे हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली और हमने देखा कि हमारा 36 ग्राम पानी बन गया। तो इसका मतलब हमने टोटल जो मटेरियल लिया कितना था, 36 ग्राम लिया था, ठीक है, और बाद में बन के कितना आया, 36 ग्राम ही बन के आया। तो ना तो इसके द्रव्यमान में कुछ ऐड हुआ है, ना ही उससे कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ना तो कुछ जुड़ा है ना कुछ घटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर लिखना आता है तो आपको डेफिनेशन, इसका परिभाषा और साथ में उदाहरण देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्थिर अनुपात का नियम, तो स्थिर अनुपात के नियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यौगिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें यौगिक की डेफिनेशन दे रखी है। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ठीक है। कोई भी यौगिक मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, एक सोडियम तत्व है, एक क्लोरीन तत्व है। जब ये आपस में अगर इनको हम मिलाएंगे तो ये NaCl का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो सोडियम तत्व और क्लोरीन तत्व से मिलकर बना है आपका यौगिक NaCl। तो ये कह रहा है कोई भी यौगिक हो 2 या 2 से अधिक अगर तत्वों से निर्मित होता है, इस प्रकार के प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। अब ये जो तत्व है Na और Cl, ये 1:1 में है, ठीक है। मतलब एक सोडियम का तत्व और एक क्लोरीन का तत्व मिलके बना रहे हैं NaCl, जिसको आप टेबल सोल्ट भी बोलते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये बनाना है NaCl, टेबल सोल्ट बनाना है, नमक बनाना है, तो आपको 1:1 में ही, मतलब 1:1 में ही इन दोनों तत्वों को लेना होगा, तभी आपका NaCl बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सोल्ट चाहिए, चाहे आप इसको कहीं से लेके आओ, समुद्र से लेके आओ या अमेरिका से लेके आओ या यूरोप से लेके आओ, किसी ने भी उसको बनाया हो, कैसे भी बनाया हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने भी बनाया होगा, जैसे भी बनाया होगा, उसमें सोडियम और क्लोरीन तत्व के जो अनुपात है वो 1:1 में ही मिलेगा। इसलिए इस नियम को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। उदाहरण आप पानी का भी ले सकते हो। पानी के उदाहरण में आप इसके द्रव्यमान का अनुपात निकाल के दिखा सकते हो। जैसे H2O में हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है आपका 1, तो 2 का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का होता है 16 और रेशियो आ जाएगी आप 1:8। तो आप पानी कहीं से भी प्राप्त करो, कोई भी इसको बनाए, इसका जो अनुपात मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का वो 1:8 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अणु क्या होता है, ठीक है। हमने देख लिया कि एटम क्या होता है, मतलब परमाणु क्या होता है। हमने देख लिया कि यौगिक किसको बोलते हैं। हमने देख लिया कि जो संयोजन के नियम है रासायनिक संयोजन के, वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि अणु क्या है, और फिर हम देखेंगे कि अणु और यौगिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। जो अणु होता है वो अणु आपका यौगिक का भी अणु हो सकता है, वो आपका परमाणु का भी अणु हो सकता है, ठीक है। परमाणु मतलब तत्वों का अणु हो सकता है, ठीक है।
जैसे अणु की अगर हमको परिभाषा देनी है तो ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध या परस्पर आकर्षण के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु होने चाहिए, ठीक है। अब ये दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं ये सेम तत्वों के भी हो सकते हैं और अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपस में जुड़े कैसे होंगे, या तो ये रासायनिक बंध मतलब जो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, बॉन्ड, या तो रासायनिक बंध से जुड़े होंगे या एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर किए हुए जुड़े होंगे। दो तरीके से जुड़े हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अब वो परमाणुओं का समूह सेम का भी हो सकता है। मान लो दो परमाणु मैंने हाइड्रोजन के ले लिए, ठीक है। सेम तत्व के मैंने दो परमाणु ले लिए और इनको जोड़ा, ये बन गया H2, ठीक है। दूसरे केस में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तत्व के मैंने दो परमाणु ले लिए, ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु लिया, आपस में ये जुड़े, इन्होंने H2O की फॉर्मेशन की। तो ये भी तो आपका क्या है, अणु है, ये भी अणु है, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोल लो। ये है आपका वाटर जिसको आप जल बोलते हो। ये दोनों ही अणु हैं। तो डेफिनेशन इस तरीके से है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, चाहे वो सेम तत्व का हो चाहे वो अलग अलग तत्व का हो, और वो रासायनिक बंध या आकर्षण बल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तत्वों के अणु के बारे में, तो तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, ठीक है। तत्वों के अणु अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा वो संरचित होते हैं तो उसको बोलते हैं तत्वों के अणु। यौगिकों के अणु हम कब बोलेंगे, जब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं द्वारा एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, ठीक है। तो अगर सेम तत्व के हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, अणु। किस चीज़ का, तत्वों के अणु। अगर वो यौगिक के अणु है तो इसका मतलब वो अलग अलग तत्वों से मिलके बने हैं। एग्जाम्पल हमने जैसे लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, उन्होंने यौगिक बनाया H2O। H2O का जो अणु है उसको भी H2O ही बोलेंगे, और इसमें एक निश्चित अनुपात होगा। वो अनुपात क्या होगा, इनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 या 1:8। ऐसे ही अगर हम बात करें तत्वों के अणु की, तो तत्वों के अणु में जैसे हाइड्रोजन तत्व है, दो परमाणु आपस में मिले और इन्होंने H2 अणु का निर्माण किया, और इस H2 अणु में दो परमाणु हैं तो इसलिए इसको द्विप परमाणुक बोला गया, ठीक है। जिसके अंदर दो परमाणु है वो द्विप परमाणुक। हीलियम जो तत्व होता है वो अकेला ही रहता है, ठीक है, इसलिए उसको एक परमाणुक बोला गया, ठीक है। सल्फर जो होता है वो चार से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, चार परमाणुओं से, तो इसको चतुर परमाणु बोला गया। इसको बोलेंगे चतुर परमाणु, मतलब चार परमाणुओं से जो मिलके बना हुआ उसको बोलेंगे चतुर परमाणु। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, अणु का। तो अणु तत्वों के भी हो सकते हैं, अणु यौगिकों के भी हो सकते हैं। अगर सेम तत्व के हैं तो उसको तत्वों के अणु, अगर अलग अलग तत्वों के हैं तो उसको यौगिकों के अणु बोलते हैं, ठीक है। एक और ख़ास बात, ये अणु जो है नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते हैं, मतलब ये इसी फॉर्म में मिलते हैं। आपको हाइड्रोजन का ऐसे सिंगल एटम घूमता हुआ नहीं मिलेगा, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 की फॉर्म में मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट हम जैसे यौगिकों की बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ते हैं तो यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण लिया था NaCl। उसके बाद हम बात करते हैं आयन की। आयन किसको बोलते हैं,
तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है आयन की। आवेशित कणों को आयन कहते हैं, ठीक है। कोई भी आवेशित कण है उसको बोलेंगे हम आयन। आवेशित होता है जो चार्ज पार्टिकल जिसको आप बोलते हो, जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब वो जो आवेश है, वो आवेश अगर उसके ऊपर धन है मतलब पॉजिटिव है, या उसके ऊपर ऋण है, ऋण मतलब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को, इसको हम पॉजिटिव इस अगर तो पॉजिटिव वाले को धनायन और नेगेटिव वाले को ऋणायन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आप NaCl का एग्जांपल ले सकते हो। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव को धनायन और Cl नेगेटिव को ऋणायन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जे थॉमसन या जे टॉमसन, ये मॉडल क्या था, तो जे थॉमसन का जो मॉडल था ये सबसे पहले आया था 1898 में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तावित किया था। इस मॉडल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इस मॉडल को आप क्रिसमस केक की तरह बता सकते हो, ठीक है, जिसमें जो क्रिसमस का केक है वो तो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो चेरी डली हुई होती हैं उनको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, मतलब तरबूज का मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है उसको आप बोल सकते हो क्या, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक नंबर में पूछा भी जा सकता है तरबूज मॉडल कौन सा है या प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा है। ये दो इसके नाम हैं जो जे थॉमसन के मॉडल्स के। इसने 2 पॉइंट दिए थे जो आपको याद होने चाहिए। पहला है कि एक परमाणु के अंदर जो धनात्मक आवेश होता है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। पूरे के पूरे परमाणु में आपको धनात्मक जो आवेश है वो समान रूप से वितरित मिलेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे ऋणात्मक आवेश होता है वो तरबूज के बीज की तरह है, उनके अंदर अंतर्निहित होते हैं, मतलब उनके अंदर समाहित होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होते हैं, गड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें दोनों की, तो कहने का मतलब ये है कि जो गोला है, जो गोला है आपका परमाणु का, वो तो है धन आवेशित पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख भी पा रहे हो, ये जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है, ये सब कैसा पार्ट है, ये सारा पार्ट है जो, ये सारा पार्ट है कौन सा है, ये धनात्मक है। कैसा है ये, धनात्मक। और ये जो इसके अंदर बीज की तरह आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तब तक पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं बोला गया था, तब तक केवल वो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया था। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की आपकी जे थॉमसन ने, ठीक है। या हिंदी में आप जे टॉमसन भी इसको बहुत सारे बोलते हैं, तो इसको जे थॉमसन ने इसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ये एक नंबर में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात इसने बताई कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होता है वो समान रूप से होता है, इसलिए जो आपका पूरा परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो पूरा का पूरा आपका जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रदरफोर्ड की। अब क्योंकि आपको पता है, अगर आप आज की बात के बारे में बात करें, तो ये जो थॉमसन ने मॉडल दिया ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो बस हम इसलिए पढ़ते हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि फर्स्ट मॉडल आपका परमाणु का दिया गया था, लेकिन ये सही नहीं था। इसमें सही थी केवल एक बात, वो था इसका सेकंड पॉइंट जो इसने दिया था, जो था कि जितना भी धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा, इसलिए आपका जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। इसका एक पॉइंट बिल्कुल सही था और ये आज तक भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा।
रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सोने की पन्नी ले ली, ठीक है। उस पन्नी में वो पन्नी इतनी मोटी थी कि 1000 जो परमाणु हैं उनको अगर ऊपर नीचे रख दिया जाए तो इतनी मोटी वो पन्नी थी, ठीक है। अब उस पन्नी के ऊपर हमने हीलियम के जो कण होते हैं जिनको हम अल्फा कण बोलते हैं वो हमने इसके ऊपर डाले, ठीक है। और डालने के बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल आर पार जा रहे हैं। बहुत 12,000 में से कुछ एक ही ऐसा कण था जो वापस आया है, ठीक है। और कुछ जो कण थे वो छोटे एंगल से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए हैं, ठीक है। वो विक्षेपित हो गए हैं मतलब मुड़ गए हैं, डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख भी रहे हो कि ये जो हैं ये बिल्कुल आर पार आ रहे हैं, ठीक है। एक है जो ये बिल्कुल सेंटर वाला है, ये इस पे टकरा के और ये वापस आ रहा है। फिर एक आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो है, ठीक है, ये इस वाले में क्या है, इस वाले में है कि छोटे एंगल के साथ ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि इससे रदरफोर्ड को पता क्या चला, इससे रदरफोर्ड को पता चला कि इस पूरे के पूरे परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो खाली है, ठीक है। इस पूरे के पूरे परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। दूसरी बात कि जितना भी परमाणु का द्रव्यमान है वो उसके सेंटर में ही लाई करता है, ठीक है, जिसको उसने न्यूक्लियस बोला, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा अत्यधिक घना और धनावेशित क्षेत्र होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, ठीक है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। परमाणु के केंद्र में, ठीक है, क्योंकि उसने देखा कि 12,000 में से केवल एक ही जो कण है वो टकरा के वापस आए, इसका मतलब जो सेंटर है उसका वो बहुत अधिक घना है, ठीक है, बहुत अधिक छोटा है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों, ये कैसे पता चला कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि मान लो मैं ये बना लेता हूँ एक, ठीक है, मैंने एक परमाणु की संरचना कर ली। मान लो ये आपका नाभिक है और इसके अराउंड ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 और 4 उसको बोलते हैं, 2 और ये 4 मतलब पॉजिटिव है ये। और जब ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा कण इसके ऊपर टकराएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत चार्ज के होते, आवेशित होते, तो वो वहीं पे चिपक जाता, वो वापस नहीं आता। लेकिन वो टकरा के वापस आया, इसका मतलब वो रिपेल किया गया है, क्योंकि हमको पता है कि जो अल्फा कण है वो तो पॉजिटिव चार्ज है ही। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है जिससे टकरा के वापस आया, वो भी पॉजिटिव चार्ज का है। तो इसका मतलब जो मिडल में क्षेत्र है जिसको हम नाभिक बोल रहे हैं वो धनावेशित क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है और जो हमारा अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, अधिक भारी था, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस इतना ज़्यादा भारी नहीं था एज कंपेयर टू अल्फा कण। तो जब वो टकरा के वापस आया तो उसने देखा कि इसका मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर, उस नाभिक के अंदर घना क्षेत्र है, मतलब उसकी डेंसिटी है वो हाई है, इसलिए वो टकरा के वापस आ गया, ठीक है। जो कि रदरफोर्ड ने ऐसा प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, अनुमान भी नहीं लगाया था कि वो वापस आएगा, बट वो आया, ठीक है। तो नाभिक में सभी धनात्मक आवेश और परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, जितना भी लगभग मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही होता है किसी भी परमाणु का।
इसलिए सारा धनात्मक आवेश और परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। एक पॉइंट ये है कि नाभिक में जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका धनात्मक आवेशित आपका नाभिक, और इसके चारों ओर क्या है? ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके चारों ओर एक कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं के बीच में ये जितनी भी कक्षाएं हम देख रहे हैं, ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के बीच में क्या है? बहुत अधिक स्थान होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो क्या है? खाली है। इसको हम सौरमंडल के समान लगा सकते हैं, जहां बाकी सब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए इस मॉडल का नाम रदरफोर्ड का ग्रीह मॉडल भी पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है, रदरफोर्ड का ग्रीह मॉडल। ठीक है, वो इसी मॉडल को बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका था। उसके बाद हम देखते हैं बोर का परमाणविक मॉडल। बोर ने परमाणु का क्या मॉडल दिया था? तो रदरफोर्ड की जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें बहुत सारी कुछ कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए बोर ने 1931 में फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत का हेल्प लेते हुए परमाणु का एक नया मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि परमाणु का जो मॉडल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, वो कक्षाएं वो निश्चित होती हैं और स्थायी होती हैं। वो जो कक्षाएं हैं वो निश्चित होती हैं और स्थायी होती हैं। फिर उसने बताया कि जो प्रत्येक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, इनकी क्या? ऊर्जा निश्चित होती है, ऊर्जा। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा लेवल्स या ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट कि जो आपकी कक्षाएं हैं वो निश्चित हैं और स्थायी हैं। दूसरा कि उन कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो निश्चित है, इसलिए उनको ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। उसके बाद है कि इन कक्षाओं में चक्रण करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, मतलब ना तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, न ही उसका उत्सर्जन करता है, ना ही उसको छोड़ता है। ठीक है, अगर तो वो ऊर्जा को छोड़ेगा, ऊर्जा को छोड़ने से उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ जाएगा, नीचे वाले ऊर्जा क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एनर्जी का अवशोषित करता है, अगर वो कहीं से एनर्जी लेता है, तो वो एनर्जी लेके ऊपर वाली जो आपका ऊर्जा स्तर है, ऊपर वाली कक्षा है, उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो एक ही कक्षा में घूमता है तो ना तो वो ऊर्जा को अवशोषण करता है, ना ही उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का अवशोषण करने पे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, और ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट हम समझते हैं। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, मैंने बताया है कि ये जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं क्या है? निश्चित है। अब इन कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो भी निश्चित है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, जैसे ही इसको बाहर से, मान लो हमने इसके ऊपर लाइट डाली, और लाइट डाल ली, जैसे हमने इसके ऊपर लाइट डाली तो इसको ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलते हुए ये क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऊर्जा मिलते ही इसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एनर्जी बढ़ते ही ये ऊपर वाली जो है स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, बोर का परमाणु के मॉडल में क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊपर वाले कक्षा में चला जाएगा, क्योंकि उस कक्षा की जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो अधिक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले ली जाती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को छोड़ देता है,
तो ये क्या करेगा, ये इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ने के बाद इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट यही कहना चाहता है कि ऊर्जा का अवशोषण करने पे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, और ऊर्जा का उत्सर्जन करने पे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो किसके किसके बोर मॉडल के। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। तो समस्थानिक की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो समस्थानिक होता है जिसका स्थान सेम हो, जिसका क्या सेम हो, स्थान सेम हो। अगर उसका स्थान सेम है, स्थान सेम होने का क्या मतलब है, स्थान सेम होने का मतलब है कि उसका जो परमाणु है, परमाणु नंबर है, वो सेम है। अगर एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही तत्व के सारे परमाणु हैं, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, इसका परमाणु नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो इन तीनों हाइड्रोजन के परमाणु का जो परमाणु नंबर है वो 1 है, जबकि इनका जो परमाणु का भार है, या हम बोलें कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है, वो अलग अलग है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसका 3 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के जो ये 3 समस्थानिक होते हैं, इन तीनों के नाम भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 और 1 को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम हैं। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन 612 को लिया जाता है और इसके साथ इसका जो समस्थानिक है वो 614 है। ठीक है, दोनों हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक में मतलब समभार, यही है ना, जिसका भार सेम हो, मतलब जिसका द्रव्यमान संख्या सेम हो लेकिन उसका जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग हो। अब जैसे ये 2 तत्व हैं, आर्गन है और ये कैल्शियम है। आर्गन का जो परमाणु संख्या 18 है, कैल्शियम की जो परमाणु संख्या 20 है। तो आर्गन की जो परमाणु संख्या 18 है, इसका जो द्रव्यमान संख्या 20 है, इसका जो भार है वो 40 है, और ऐसे ही कैल्शियम का भी 40 है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या, या बोलने की इनका जो भार है वो सेम है, जबकि इनकी जो परमाणु संख्या वो अलग अलग है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे समभारिक। ठीक है, ये एक उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता की अगर हम बात करें, तो जो भी आपके तत्वों के परमाणु होते हैं वो आपस में उनकी जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, संयोजकता का मतलब ही होता है जुड़ना, संयोजन करना, जुड़ना। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं की परस्पर जुड़ने की जो क्षमता होती है, परस्पर संयोजन करने की जो क्षमता होती है, उसको संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, ये है किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम होता है सबसे बाहर वाली कक्षा में, किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे सोडियम है, सोडियम का लास्ट सेल में क्या होता है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन वितरण देखें तो 2, 8 और 1। तो इसकी अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। मतलब इसकी जो जोड़ने की क्षमता है वो किस प्रकार से है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये उसकी शेयरिंग करके या आदान प्रदान करके किसी और के साथ जुड़ सकता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जिसका इलेक्ट्रॉन वितरण होता है 282, क्योंकि इसका जो परमाणु नंबर होता है वो होता है आपका 12। तो ये जो अंतिम इसकी कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन वितरण होता है 2, 4 और 2, 8, 3। इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 3, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो हो जाएगी 3। तो तत्वों के परमाणु की जो परस्पर संयोजन करने की क्षमता है उसको संयोजकता कहते हैं, और इस परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी संख्या को क्या बोलते हैं हम? संयोजकता। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 3 और 4 के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था। ठीक है, जो आपको याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, उसके बाद हमने पढ़ा अणु, और अणु भी दो प्रकार के तत्वों के अणु होते हैं, यौगिकों के अणु होते हैं, उनके हमने उदाहरण देखे। उसके बाद हमने देखी कि परमाणुकता क्या होती है। ठीक है, अगर परमाणुकता का मतलब है अगर आपका अणु दो परमाणु से मिलके बना है तो परमाणुकता दो, एक से मिलके बना है तो परमाणुकता एक, चार से मिलके बना है तो परमाणुकता चार। उसके बाद हमने पढ़ा यौगिक क्या होता है, आयन क्या होता है, जे थॉमसन का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या मॉडल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा बोहर का परमाणविक मॉडल, बोहर ने क्या मॉडल दिया और क्या क्या उसने पॉइंट निकाल के दिए, ये हमने सब पढ़ा बोहर के मॉडल में। उसके बाद हमने पढ़ा समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक देखा वो देखा संयोजकता, संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो बाकी चैप्टर में कुछ ऐसा बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, पेपर में इनका प्रयोग कर सकते हो। डेफिनेशन के साथ आप डायग्राम्स का और उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।